मैं राजेंद्र कुमार प्रजापति आप लोगों के समक्ष एक बार फिर से हाजिर हूँ मध्यकालीन भारतीय इतिहास के साथ। आज हम लोग मुग़लकालीन संगीत एवं चित्रकला पर नज़र डालेंगे। ये है मुग़लकालीन एक चित्रकला है, ठीक है। देख लीजिए, इस पेंटिंग है, मुग़लकालीन पेंटिंग है। तो इसी से संबंधित हम लोग आज जो है प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान जगन्नाथ पंडित किस मध्यकालीन शासक के दरबारी कवि थे? तो ये थे शाहजहाँ के। जगन्नाथ पंडित याद रखना, ये शाहजहाँ काल के समय के ये जो है दरबारी कवि थे। जगन्नाथ पंडित शाहजहाँ का दरबारी कवि था। उसने रस गंगाधर एवं गंगा लहरी नामक ग्रंथों की रचना की। इसके अलावा कविंद्राचार्य आचार्य को भी शाहजहाँ का संरक्षण प्राप्त था। यहाँ से प्रश्न आते हैं। कविंद्राचार्य जो बनारस के आचार्य थे, इन्हीं के कहने पर बनारस से इन्होंने हिंदू यात्रा कर हटाया था शाहजहाँ ने, ठीक है। तो याद रखना। उर्दू को संरक्षण प्रदान करने वाला पहला मुगल शासक, तो उर्दू को संरक्षण प्रदान करने वाला पहला मुगल शासक मोहम्मद शाह था। देखिए, उस समय फ़ारसी वहाँ की राजभाषा होती थी, या ऐसे कह लीजिए सरकारी भाषा थी फ़ारसी। लेकिन उर्दू को संरक्षण जो है मोहम्मद शाह परवर्ती शासक के समय हुआ। उर्दू भाषा को पहले ज़बान हिंदवी या ज़बान हिंदवी कहा जाता था। इसे मुगल शासकों ने विशेष रूप से संरक्षण नहीं प्रदान किया, परंतु परवर्ती मुगल शासक मोहम्मद शाह ने सर्वप्रथम इसे संरक्षण प्रदान किया, ठीक। हुमायूं ने संगीत के लिए सप्ताह में कौन से 2 दिन निर्धारित किए थे? तो हुमायूं ने संगीत के लिए 2 दिन सोमवार और बुधवार निर्धारित किए थे। देखिए, संगीत जो है बाबर से भी बहुत बड़ा कला प्रेमी था। तो बाबर चूँकि उसका कार्यकाल बहुत कम था, 1526 से लेकर 1530 तक रहा है। तो इस 4 वर्षों में उसने सिर्फ युद्ध ही किए थे ज़्यादातर। तो उसका हालांकि कला प्रेमी बहुत था, लेकिन हुमायूं भी चूँकि भागता फिरता रहता था, तो हुमायूं के समय से जो है एक तो चित्रकला का विकास होता है, और इसने संगीत में भी ध्यान दिया था। सोमवार और बुधवार का दिन रखा था संगीत कला के लिए। अकबर ने गायन की शिक्षा किससे ली थी? तो अकबर ने गायन की शिक्षा लाल कुलवंत से ली थी। लाल कुलवंत, अब इनका नाम और भी है। अकबर का काल मुग़लकालीन संगीत कला का चरमोत्कर्ष है, या मुग़लकालीन संगीत कला का ये जो है एक तरीके से गोल्डन इरा कहलाता है, ठीक है। और अकबर को स्वयं संगीत में रुचि थी। उसने लाल कुलवंत या मियाँ लाल, इनको मियाँ लाल भी कहते हैं, से गायन की शिक्षा ली थी, ठीक है। ये प्रश्न आया हुआ है, लाल कुलवंत से या मियाँ लाल से गायन की शिक्षा किसने ली? अकबर ने ली। तानसेन का प्रारंभिक नाम रामतनु पांडे था। प्रारंभिक नाम क्या था? रामतनु पांडे तानसेन का था। वो ध्रुपद गायन शैली का महान संगीतकार था, ठीक है। बैजू बावरा का व स्वामी हरिदास अकबर के समकालीन थे, परंतु दरबार से संबंध नहीं थे। बैजू बावरा दरबार में नहीं रहते थे अकबर के, लेकिन वे अकबर के समकालीन थे। हरिदास चूँकि वृंदावन से संबंधित थे, ठीक है। तो हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर वृंदावन जाया करता था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तानसेन ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? तानसेन ने रुद्र वीणा का आविष्कार किया था। किसका? रुद्र वीणा का। तानसेन वृंदावन के महान संगीतज्ञ स्वामी हरिदास का शिष्य था। किसका शिष्य था? स्वामी हरिदास का। अपने आखिरी दिनों में तानसेन ने ग्वालियर के सूफी संत मोहम्मद गौस, अब इनके आखिरी समय में एक शिष्यता ग्रहण की थी मोहम्मद गौस की। अकबर के दरबार से पूर्व तानसेन रीवा यानी भाटा के राजा रामचंद्र सिंह के संरक्षण में था। ये प्रश्न आया हुआ है। भाटा शब्द जो है रीवा से संबंधित है। तो अकबर से पहले जो है तानसेन किसके दरबार में था? रामचंद्र सिंह के दरबार में था, रीवा के। अकबर ने उसे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी, और इन्होंने मियाँ की तोड़ी, मियाँ मल्हार, मियाँ सारंग, दरबारी कान्हरा रागों का सृजन किया। किसने? तानसेन ने। तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में। ग्वालियर में ही राजा मान सिंह द्वारा स्थापित स्कूल से शिक्षा प्राप्त की थी तानसेन ने, ठीक है। अकबर के दरबार का प्रमुख संगीतक बाज बहादुर पूर्व में कहाँ का शासक था? तो देखिए, अकबर के दरबार में ये बाज बहादुर एक संगीतकार था, जो कि ये था मालवा का शासक था पहले। तानसेन के बाद अकबर के दरबार का प्रमुख संगीतज्ञ मालवा का पूर्व शासक बाज बहादुर था। अकबर ने उसे 2000 का मनसब भी प्रदान किया था, ठीक। मुगलकालीन परवर्ती शासकों में किसके काल में संगीत का सर्वाधिक विकास हुआ? तो ये हुआ था मोहम्मद शाह के काल में। किसके काल में? मोहम्मद शाह के काल में जो है परवर्ती शासकों में संगीत का सर्वाधिक विकास हुआ था मोहम्मद शाह। 18वीं सदी में संगीत का सर्वाधिक विकास मोहम्मद शाह रंगीला के समय में 1719 से 1748 के बीच के समय में हुआ था। वो स्वयं गायक था। उसने रंगीला पिया उपनाम से ख्यालों की रचनाएं की। संगीत ग्रंथ संगीत परिजात का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था, ठीक है। बेहजादा या बेहजाद कौन था? तो ये चित्रकार था। ये बेहजाद ईरानी चित्रकला
शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था, उसे पूर्व का राफेल किसे कहा गया है? तो behज़ादा या behज़ाद को कहा जाता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में एकमात्र चित्रकार behज़ाद का ही उल्लेख किया है। अभी बाबर के समय भारत आया था behज़ाद जो है, तो बाबर ने तुझके बाबरी में इसका उल्लेख किया है। हुमायूं ने सीरी कलम की उपाधि किस चित्रकार को प्रदान किया था? तो अब्दुल समद को। हुमायूं ने भी प्रदान किया था। इसके बाद अकबर ने भी अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि दी थी, ठीक है, तो याद रखना। हुमायूं ने दो प्रमुख ईरानी चित्रकारों मीर सैयद अली तथा ख्वाजा अब्दुल समद की सेवाएं प्राप्त की। ये जब यहाँ से भगा दिया जाता है सूरवंश के शासक जो है के द्वारा, तो वहाँ जा कर के ईरान में ये जो है मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद की सेवाएं प्राप्त करता है, और मीर सैयद अली को नादिर उल अस्र की उपाधि तथा अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि प्रदान करता है। इसे अकबर ने भी सीरी कलम की उपाधि दी थी। इन चित्रकारों को हुमायूं ने दास्तान अमीर हमजा या हमजानामा जो कि प्रसिद्ध महाकाव्य है को चित्रित करने का कार्य सौंपा था। तो प्रश्न यहाँ से ऐसे आ सकता है कि दास्तान अमीर हमजा या हमजानामा महाकाव्य जो चित्रित है, इसका प्रारंभ किसने किया था? तो इसका प्रारंभ हुमायूं ने किया था। किसके द्वारा? मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद के द्वारा। इसके अलावा बहुत सारे चित्रकारों ने इसमें चित्रकारी की है, ठीक है। इन्हीं दोनों चित्रकारों को मुगल चित्रशैली का संस्थापक भी माना जाता है। अब प्रश्न यहाँ से ऐसे भी आ सकता है, मुगल चित्रशैली का संस्थापक कौन था? तो मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समीद। और ये भी आ सकता है कि मुगल चित्रशैली का संस्थापक कौन बादशाह था? तो हुमायूं था, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद तथा मीर सैयद अली ने चावल के एक दाने पर चौगान खेल का संपूर्ण मैदान प्रदर्शित किया। देखिए यहाँ पर याद रखना, अब्दुल समीद और मीर सैयद ने जो है चावल के दाने पर चौगान खेल का मैदान बनाया। और हमजानामा हुमायूं के मस्तिष्क की उपज थी। हुमायूं की मस्तिष्क की उपज हमजानामा थी, तो दोनों सही है। मुल्ला अलाउद्दीन कज़वीनी ने अपने ग्रंथ नफाइसुल मासिर में हमजानामा को हुमायूं की मस्तिष्क का उपज माना है। किसने? कज़वीनी ने। कज़वीनी हम पहले पढ़ चुके हैं। निम्न में से किस मुगल चित्रकार ने आत्महत्या कर ली थी? तो ये देखिए याद रखना, मुगल चित्रकार दसवंत ने आत्महत्या कर ली थी। आईने अकबरी में 17 श्रेष्ठ चित्रकारों के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर अब ये प्रश्न ऐसे भी आने लगे हैं, तो पूछ सकता है आईने अकबरी में कितने चित्रकारों के नाम दिए गए हैं? तो दे सकता है 15, 17, 18, 20, तो 17 याद रखना। इनमें से अब्दुल समद का प्रिय शिष्य दसवंत किसका शिष्य था? अब्दुल समद का शिष्य था। अकबर के समय का पहला अग्रणी चित्रकार था। मानसिक रूप से विक्षिप्त होने के कारण इसने 1584 ईस्वी में आत्महत्या कर ली थी, ठीक। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अकबरकालीन प्रसिद्ध चित्रकार बसावन व्यंग्य चित्र विशेषज्ञ था। बसावन क्या था? व्यंग्य चित्र विशेषज्ञ था। बसावन की प्रसिद्ध कृति मजनू की आकृति थी, ठीक है। दोनों कथन सही हैं, याद रखना। कौन सा मुगल बादशाह जो एक ही चित्र में अलग अलग कलाकारों की कला को पहचान सकता था? तो ये था जहांगीर। जहांगीर बहुत बड़ा पारखी था इसी समय में। जहांगीर का काल मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल था, ठीक है। वो स्वयं चित्रकला का पारखी व्यक्ति था। उसने शहजादा काल में, जब शहजादा था, सलीम था जब, तो उस अकारिजा खां के नेतृत्व में आगरा में इसने एक चित्रशाला खुलवाई थी। जहांगीर ने अकारिजा खां से चित्रकारी सीखी थी, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर का परीक्षण कीजिए। व्यक्ति चित्रों का पारखी अबुल हसन को जहांगीर ने नादिर उल अस्र की उपाधि दी। तो ये गलत है, नादिर उल अस्र की उपाधि नहीं दी थी। प्राकृतिक दृश्यों और पक्षी के चित्रण का माहिर उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि दी। तो ये भी गलत है, दोनों इधर उधर कर दिया गया है। देखिए, अबुल हसन को जो है नादिर उल जमा की उपाधि दी गई थी और उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्र की। तो ये दोनों गलत हैं, डी वाला होगा, ठीक है। तो देखते हैं, दोनों कथन गलत है, क्योंकि अब्दुल हसन को नादिर उल जमा तथा उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्र की उपाधि प्रदान की। अबुल हसन व्यक्ति चित्रकार था, ठीक है, ने जहांगीर के सिंहासनारोहण का चित्र बनाया था। तो प्रश्न यहाँ से आ सकता है कि जहांगीर के सिंहासनारोहण का चित्र किसने बनाया? तो अबुल हसन ने बनाया, क्योंकि वो व्यक्ति चित्रकार था। जहांगीर ने राज्य के सभी चित्रकारों की आकृति चित्रण का आदेश किस चित्रकार को दिया था? तो दौलत को दिया था। यानी इसने बताया, जहांगीर ने कहा था कि दौलत भाई, सभी जितने तुम्हारे राज्य के चित्रकार हैं सबका चित्र बनाओ। तो दौलत ने अपने साथी चित्रकारों की आकृति बनाई। और बिसनदान कौन थे? बिसनदास को जहांगीर ने फारस के शाह अब्बास के दरबार का चित्र बनाने हेतु फारस भेजा था, ठीक। जहांगीर कालीन चित्रकला के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? तो जहांगीर के काल की चित्रकला की सबसे प्रमुख विशेषता बड़ी संख्या में व्यक्ति चित्र का बनाया जाना। व्यक्ति चित्र सबसे अधिक किसके समय बनाए गए? तो ये सही है, जहांगीर के समय। जहांगीर के पास चित्रों का एक मुरक्का यानी एल्बम था, ये भी सही है।
जहांगीर के पास चित्रों का एक मुरक्का था या एल्बम था, ये भी सही है। और इसके अलावा दारा के पास भी एक मुरक्का था, ठीक है, याद रखना। फारूक बेग ने जहांगीर के काल में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया। किसने बनाया? फारूक बेग ने बनाया बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र, ठीक है। दसवंत तथा बसावन जहांगीर के प्रसिद्ध चित्रकार थे, ये गलत है, यही होगा इसमें, ये गलत है चूंकि। तो दसवंत एवं बसावन जहांगीर कालीन नहीं बल्कि अकबर कालीन प्रसिद्ध चित्रकार थे, ठीक है। किस मुगल बादशाह ने अपने सिर के पीछे आभा मंडल वाले चित्रों को चित्रित करवाया था? तो ये शाहजहां ने करवाया था। यानी उसे दैवीय संरक्षण में अपने चित्र बनवाना बहुत पसंद था। वो कभी कभी ऐसे चित्र बनवाता था कि जो है आसमान से देवता उतर रहे हैं और उसकी पूजा कर रहे हैं, उसे जो है आरती दिखा रहे हैं, ऐसे चित्रों को भी चित्रित करवाता था। इसके समय में चित्रकला में सोने का व अन्य पत्थरों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ। किसके समय में? शाहजहां के समय में। किस मुगल शासक के समय मुगल चित्रकला दरबार से निष्कासित हो गई? देखिए, औरंगजेब चित्रकला का बिल्कुल ही विरोधी था, तो उसने मुगल दरबार से चित्रकला को भगा दिया बाहर। औरंगजेब को चित्रकला में कोई रुचि नहीं थी, इसीलिए उसने चित्रकारों को सरकारी संरक्षण देना बंद कर दिया, अतः दरबारी चित्रकार दरबार से निकलकर सामान्य जन तक पहुंचने लगे। परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय चित्रकला शैली का विकास हुआ, यथा लखनऊ है, पटना है, ये सब शैली का विकास हुआ। राजस्थानी चित्रकला बूंदी कोटा शैली का किस विकास शासकों के अधीन विकसित हुआ? तो ये देखिए यहाँ पर अब ये हम क्षेत्रीय चित्रकला को देखते हैं। तो राजस्थानी चित्रकला जो कि बूंदी कोटा शैली था, इसका विकास किस शासकों के अधीन हुआ? तो ये हाड़ा शासक के अधीन हुआ, ठीक है। हाड़ा शासक किससे संबंधित है? बूंदी कोटा से संबंधित। तो राजस्थानी चित्रकला को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। मेवाड़ शैली जो है सिसोदिया शासकों द्वारा निर्मित, आमेर जयपुर कछवाहा शासकों द्वारा, मारवाड़ शैली राठौड़ शासकों द्वारा और कोटा बूंदी शैली हाड़ा शासकों द्वारा, ठीक। आखिरी प्रश्न देखते हैं, बनी ठनी कलाकृतियाँ किस शैली से संबंधित हैं? तो ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। कौन सी? बनी ठनी। बनी ठनी कलाकृतियाँ राधा व कृष्ण से संबंधित काव्यात्मक कलाकृति। किससे? राधा व कृष्ण से संबंधित। इसका संबंध किशनगढ़ शैली से है, जिसे उच्च कोटि के को चित्रकार निहाल चंद्र ने तैयार किया था। तो बनी ठनी चित्रकला को किसने तैयार किया था? निहाल चंद्र ने, ठीक। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये सेशन ख़त्म होता है। तो दोस्तों अब क्या कहना आपको, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और दोस्तों को फॉरवर्ड भी कर दीजिए। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।